बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो में आज चैप्टर नंबर 11 का लेसन नंबर 11 है। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। ऑस्मोसिस से एक लफ्ज़ है ऑस्मोटिक। अब पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑस्मोसिस होता क्या है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मैंने एक कंटेनर के अंदर ये दरमियान में एक झिल्ली लगाई हुई है। इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने दे, कुछ को ना गुजरने दे। ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंडा आपने अगर बॉयल करें तो जब उसका छिलका उतारते हैं उसके ऊपर से एक झिल्ली, दोबारा एक झिल्ली निकलती है, मेम्ब्रेन होती है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल इसलिए कहते हैं कि उसमें से हर चीज़ नहीं गुजर सकती। अगर तो हर चीज़ गुजर जाए उसे कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, और कुछ चीज़ें गुजर जाएँ कुछ ना गुजरें उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जिसमें से कुछ भी ना गुजरे उसे इम्परमिएबल, इम इसके पीछे लगा दें, इम्परमिएबल यानी कि जिस किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती, परमिएबल इजाज़त देने वाली सेमी कुछ चीज़ों को मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दरमियान में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इस तरफ एक सॉल्ट का सोल्यूशन है। सॉल्ट नमक को कहते हैं NaCl। 10% सोल्यूशन है, यानी 10 ग्राम अगर नमक हो तो 100 में से 90 बाकी पानी होगा। 10% सॉल्ट सोल्यूशन है। और इस तरफ जो है ये मैंने ऑरेंज में लिखा, ये 5% सॉल्ट सोल्यूशन है। दोनों सोल्यूशन में सॉल्ट की मकदार इस सोल्यूशन में ज़्यादा है, इसमें कम है। जिसमें कम हो उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, हाइपो। और जिसमें ज़्यादा हो सॉल्ट की मकदार उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, हाइपर। ये बात आपने याद रखनी है। तीन चीज़ें, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन मकदार जो है वो ज़्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा, जिसमें कम होगी वो हाइपोटोनिक होगा। अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस क्या कह रहा है जी। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि वाटर के मालिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार। जिस तरफ वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, मसलन इस 5% सोल्यूशन के अंदर वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे बना है 5 सॉल्ट है, 95 वाटर है। इसमें क्या है, 10 सॉल्ट है और 90 जो है ये वाटर है। तो वाटर इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ वाटर के मालिक्यूल, जहाँ वाटर के मालिक्यूल कम होंगे उस तरफ मूव करेंगे, उस तरफ। इसलिए आपको इसमें कुछ मालिक्यूल ऑरेंज के नज़र आ रहे हैं कि वो इधर से मूव करके इधर आए हैं। ये जो असूल है, जो तरीका है, अमल है, इसे कि वाटर के मालिक्यूल की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from higher concentration of water molecules to lower concentration of the water molecules is called osmosis, is called। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वाटर के मालिक्यूल हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और मेम्ब्रेन में से गुजर कर जाते हैं। इस अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं। दोबारा से देखें जी, ऑस्मोसिस क्या है। नंबर 1 ये मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स है। नंबर 2 थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और नंबर 3 हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। जहाँ वाटर की मकदार ज़्यादा होगी वहाँ से वो कम की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो सॉल्टी वाटर होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है सैप। वो आगे किताब में लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इनके बारे में भी बताया आपको। अब ऑस्मोसिस का प्लांट्स के अंदर क्या रोल है। प्लांट्स के अंदर वाटर की या सॉल्ट की जितनी भी मूवमेंट होती है वो थ्रू ऑस्मोसिस होती है। थ्रू गैसेस की जो मूवमेंट होती है वो ज़ारी बार डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फ़र्क ये है ना कि डिफ्यूजन के दरमियान ये मेम्ब्रेन से ये सिर्फ वाटर के मालिक्यूल्स की बात कर रहा है और थ्रू मेम्ब्रेन कर रहा है। डिफ्यूजन जो है वो वाटर के मालिक्यूल के अलावा गैसेज हो सकती हैं, मतलब CO2 है, होता ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये वाटर के मालिक्यूल्स हैं फ्राम हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस ख़ास अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है नीचे से ऊपर, सेल से सेल, वैक्यूल से पानी का बाहर निकलना, मेम्ब्रेन से बाहर निकलना, अंदर एब्जॉर्ब होना, ये सारा ऑस्मोसिस के ज़रिए ही होता है। और वो ये जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होंगे
वहाँ जो है जहाँ पानी ज़्यादा होगा वो कम साल्ट की तरफ, ज़्यादा साल्ट की तरफ आएगा, यानी जहाँ वाटर कम होगा वो उस तरफ जाएगा। इस अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं और इसी असूल के तहत वो मूवमेंट होती है। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो है ऑस्मोसिस का अमल अगर आप एडजस्ट कर लें उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या कुदरती वो उसके अंदर एडजस्ट होता है हर माहौल के मुताबिक। अगर तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है, यानी जहाँ साल्ट की मकदार ज़्यादा है तो वो उस ऑस्मोसिस को उस तरीके से एडजस्ट करेंगे, अगर वो कम है तो उसको उस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ हेडिंग बनाया है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वाटर और साल्ट है उसको माहौल के मुताबिक कैसे एडजस्ट किया जाता है। वाटर और साल्ट की बेसिस पे प्लांट जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और तीसरे होते हैं हेलोफाइट्स। उसका जिक्र वो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया। फाइट्स पौधों को कहते हैं हाइड्रो वाटर, और हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर या थोड़े कम सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। सारी बात है, ये ताज़ा पानी के अंदर अगर डूबे हुए हैं तो इनके अंदर पानी एक्स्ट्रा होगा। पानी बाहर ज़्यादा है वो ऑब्जॉर्व करके अंदर की तरफ आएगा सेल के अंदर। ये देखें ना, ये सेल है, सेल के बाहर अगर यहाँ पर वाटर, ये वाटर है तो यहाँ से वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा ना, ये H2O जो है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो इनके अंदर पानी की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं। अब क्या ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को कि नीड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्राम सेल्स। इनके अंदर जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसको बाहर निकालने का भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि वरना तो वो सेल फट जाएगा या वो उसके फंक्शन सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपके समझने के लिए। आपने पैराग्राफ की शक्ल में याद कर लें चाहे पॉइंट्स की शक्ल में सवाल को याद करना कि ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर या कुछ हिस्सा इनका फ्रेश वाटर के अंदर डूबा हुआ होता है। इनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है और इनको ज़रूरत होती है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को किसी तरीके से निकालते जाएँ। अब इनके अंदर अडॉप्टेशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं कुदरत की तरफ से कि इनके जो लीव्स हैं ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं। बड़ा लीव्स होगा, आम लीव छोटे हैं फ़र्ज़ किया, ये इसका लीव बड़ा होगा। बड़े लीव का फ़ायदा क्या है कि उसके ऊपर स्टोमेटा सुराख जो होते हैं लोअर एपिडर्मिस में वो ज़्यादा होंगे। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, सुराख ज़्यादा होंगे, जितना बड़ा होगा उतने सुराख ज़्यादा होंगे। हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, फिर उसमें से ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर जो है, पानी बाहर निकलेगा तो वो ज़्यादा सुराख होंगे तो ज़्यादा निकलेगा। तो वो कुदरती तौर पर फिर इसका एक बैलेंस रहता है कि जितना पानी अंदर। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ट्रांसपीरेशन जैसे जैसे पानी इसके अंदर दाखिल होता है तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो सुराख चूँकि इसमें ज़्यादा होते हैं वो सेल में से बाहर निकलते जाते हैं और इसके अंदर एक बैलेंस रहता है, जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना ही पानी इसके अंदर रहता है। तो ये अडॉप्टेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं कुदरती तौर पर ऐसे एनवायरनमेंट में जो पौधे रहते हैं उनके अंदर, क्योंकि मतलब जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनमें स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली, कमल का फूल भी इसे कहते हैं। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं ज़ीरोफाइट्स। एक्स से ये शुरू हो रहा है, ज़ीरोफाइट्स पौधे हैं ऐसे पौधे जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़ीरो वाटर के अंदर, लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, खुशक ज़मीनों पे, रेगिस्तानों में, ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर भी पानी की कमी होगी, पानी इनको कम बाहर से मिल रहा है। इनको क्या ज़रूरत है कि जो पानी मिल रहा है उसको ज़ाया ना करें। नीड स्टोरेज ऑफ वाटर इन सेल्स, इनको ज़रूरत होती है कि वो पानी, चूँकि अगर बाहर से ही कम मिल रहा है तो उसको साथ ही ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो इनके पानी की तो कमी हो जाएगी। तो ये फिर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इनके अंदर जो अडॉप्टेशन या एडजस्टमेंट्स हैं वो इस तरह होती हैं कि सबसे पहले ऐसे प्लांट्स में थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑन लीफ एपिडर्मिस, लीफ की सरफेस के ऊपर थिक एक मोटी वैक्सी मोम जैसे होती है। जैसे ये आपने देखा है लेमिनेशन नहीं देखी किसी पेज के ऊपर, अगर या आप लेमिनेशन करवाते हैं प्लास्टिक का एक बरीक कागज़ जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, तो वो वैक्सी है यानी जिसके ऊपर पानी असर नहीं करता, मोम की तरह होता है। मोटी वैक्सी क्यूटिकल वो लेयर होती है जो पत्ते की ऊपर सरफेस के ऊपर जो है वो एक लेयर होती है बरीक सी, हमें वो उसका हिस्सा ही नज़र आती है, लेकिन अगर आप उसको छीन लें तो वो ऊपर से लहदा हो जाती है। उसका मकसद क्या होता है कि पानी जो है उसका लॉस कम से कम हो, बाहर ना निकल सके, वो ऊपर से उसको सील कर दिया जाता।
लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, पौधे की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा की कुदरती तौर पर उनकी तादाद कम होती है। लेस रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, अगर उनकी तादाद कम होगी तो उसमें से ट्रांसपीरेशन भी कम होगी। ठीक है जी, ये तो था लीव्स के मतलब का। अब आइए उन ऐसे पौधे जो होते हैं उनमें डीप रूट्स होती हैं, गहरी रूट्स हैं। नीचे पानी हो सकता है थोड़ा, ऊपर की सरफेस पे पानी कम होता है, नीचे पानी जो है वो ज़्यादा होता है। तो डीप रूट्स होती हैं जो कि मैक्सिमम वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। फिर एक एडजस्टमेंट ये भी होती है कि इनमें स्पेशल पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं स्टेम्स और रूट्स में, जो स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मकदार में पानी को स्टोर करने में मदद देते हैं। पैरेनकाइमा सेल ये पिछले 9th क्लास में चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं। वेट जूसी स्टेम्स रूट्स, इनकी जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं हमेशा गीली और जूसी होती हैं, यानी इनमें पानी भरा हुआ होता है। ये जो आर्गन्स होते हैं इनके, जो जिनमें स्पेशल पैरेनकाइमा सेल होते हैं और वो इनको पानी को ऑब्जर्व करने में मदद देते हैं, और इनको कहते हैं सक्यूलेंट आर्गन्स, सक करने वाले आर्गन्स। इन ऐसे पौधों की मिसालें हैं कैक्टस, इसकी जमा होती है कैक्टाई, ये प्लूरल है, ये सिंगल होता है। तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर चूँकि पानी की शॉर्टेज है, अब जो एडजस्टमेंट है लीव्स के अंदर भी ऐसी हैं कि पानी का लॉस कम से कम हो, रूट ऐसी हैं कि पानी मैक्सिमम ऑब्जर्व करें, और फिर स्टोरेज के लिए स्पेशल सेल होते हैं ताकि उसको अपने अंदर स्टोर कर सकें। इसकी तीसरी टाइप है जिसका नाम है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? फाइट्स मैंने बताया पौधे हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो लिव इन सी वाटर सॉल्टी इन्वायरमेंट, समुंदर के पानी में रहते हैं, या सॉल्टी वाटर जहाँ साल्ट ज़्यादा होगा, समुंदर के अंदर चूँकि सॉल्ट की मकदार ज़्यादा होती है, इसे सॉल्टी वाटर कहते हैं। तो होता क्या है कि ये मैंने एक सेल शुरू किया है, यहाँ नीचे जो है ये सॉल्टी वाटर है, सैप भी कहते हैं इसे, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है बाहर। तो अब होगा क्या कि बाहर पानी की कमी है, तो अंदर जो है वो अंदर से पानी बाहर की तरफ आएगा, बाहर सॉल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है, तो सेल के अंदर तो पानी ख़त्म हो जाएगा और सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे पौधे जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं तो उनके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट इस तरह होती हैं कि वो पानी का लॉस कम से कम हो, इनके अंदर भी कोई सॉल्ट होगा, ये दोनों की परसेंटेज तकरीबन बराबर बराबर होगी, तो तभी ये बैलेंस बरकरार रख सकेंगे। तब होता क्या है कि ऐसे पौधों में नीड स्टोरेज ऑफ सॉल्ट्स इन देयर वैक्यूल्स, अपने वैक्यूल्स के अंदर ज़रूरत होती है कि वो सॉल्ट को स्टोर करके रखें। स्टोर करने का मकसद ये है कि दोनों तरफ सॉल्ट की मकदार अगर बराबर होगी तो तभी वो एक बैलेंस बरकरार रहेगा पानी के अंदर और बाहर जाने का। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द वैक्यूल्स, सॉल्ट को ऐसे स्पेशलिटीज़ होती हैं कि वो वैक्यूल्स में से सॉल्ट बाहर नहीं जाने दिए जाते, ताकि मेंटेन वैक्यूल सैप मोर हाइपोटोनिक दैन सी वाटर, इस सॉल्ट की परसेंटेज जो है वो सी वाटर से ज़्यादा रहे, उसको बरकरार रखने के लिए वो ऐसे स्पेशल एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं वो आपके सिलेबस में किताब में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसमें स्पेशल एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि, और ये सारा काम जो है वेक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो रहा होता है। ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि खुद बहुत ही ज़्यादा मकदार से, देखें ना, पानी को जब आप ऊपर से, ये एक वाटर है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ जो है वो आपने टैब लगा दिया, यहाँ से यहाँ फर्ज किया मूव करता है, तो ये खुद बहुत ही आएगा, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, ये नेचुरली तौर पर ये ऊपर से नीचे, जहाँ इसकी जो ग्रेडियंट ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ज़मीन के नीचे से पानी बाहर निकालना चाहूँ तो मुझे मोटर के ज़रिए यानी एनर्जी लगानी पड़ती है। जब कंसनट्रेशन के अगेंस्ट हमें जाना पड़ता है तो फिर एनर्जी लगानी पड़ती ग्रेडियंट के अगेंस्ट। और इसी तरह सेल के अंदर फंस गया, पानी ने इधर जाना था तो मैं ये चाहता हूँ नहीं इधर से इधर जाए, तो फिर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। नेचुरली तो वो इधर फंस गया, जिस एक तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए है ताकि वो उसका उलट काम जो मैं कर सकूँ। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बात समझिए, मिसाल के तौर पर फिर दोबारा बताता हूँ। ये सेल है, अब यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से वाटर यहाँ आएगा, तो मैं एनर्जी लगा दूँ अगर, तो वाटर इधर से इधर आए, इधर जाने की बजाय, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी कि आप एनर्जी की मदद से उसके जिस तरफ उसने नेचुरली जाना था उससे रिवर्स लेकर जा रहे हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं 9th में चैप्टर 4 में।
तो इन पौधों में चूंकि हमें ज़रूरत होती है कि साल्ट सेल के अंदर भी रहे, ताकि बाहर साल्ट और अंदर साल्ट अगर बैलेंस होगा तो फिर वाटर की मकदार भी बैलेंस रहेगी, उसकी मूवमेंट भी उसी हिसाब से। ऐसे पौधों की मिसालें हैं सी ग्रासेस, सी के अंदर जो ग्रासेस पाई जाती हैं। तो ये आज का आपका लेसन था। इसमें ऑस्मोटिक रेजिस्टेंस का मुकम्मल सवाल, आपने कोई चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है, पॉइंट्स बना लें, चाहे पैराग्राफ की शक्ल में याद करें इसके तीनों टाइप्स, ये मुकम्मल इसको याद करें।